जो रोमांटिक लव का ख्याल है, क्योंकि जो वर्चस्व प्राप्त प्यार की जो अवधारणा है वह इससे टकराती है। निश्चित रूप से आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अध्ययन बिल्कुल दुरुस्त है। मर्दवादी बोल में ये बिम्ब कैसा है, मतलब बोन फायर का बिम्ब यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और जो जिस तरह का टूरिज्म विकसित हो रहा है पहाड़ों में, और ये बात वो बहुत चालाकी से, बड़ी क्रूर चालाकी से छुपा जाते हैं। इस बार भी आओगी ना नाजिमा। आखिर इस तरह की कविता लिखने की जो इच्छा है आप में कहाँ से जागी? उसकी नज़र में मुझे ऐसा लगा कि मैं कमतर अंकल हो गया हूँ। नमस्कार साथियों, मैं बीरेंद्र सिंह रावत। जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, प्रोफेसर राघवेंद्र प्रपन्न। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। विभिन्न विषयों पर कई लेख लिखे हैं, कई पुस्तकें हैं उनकी। पिछले करीब 25 साल से आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते केवल वे शास्त्र ही नहीं पढ़ाते, बल्कि संवेदनाओं के संसार में भी गोता लगाते हैं और कविताएं रचते हैं। तो आज हमने उन्हें आमंत्रित किया है, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में नहीं बल्कि एक कवि के रूप में, और उनके ही मुखारबिंद से हम उनकी कविताएं सुनेंगे। और साथ ही साथ में हर कविता के बाद हम उस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक कविता कैसे रची जाती है, एक कवि काव्य कर्म कैसे करता है, कौन सी उसकी प्रेरणाएं होती हैं, कौन से सवाल हैं जो उन्हें परेशान करते हैं, जहाँ से काव्य कर्म वो रचते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र। जरूरी सवाल एक बहुत ही गंभीर मंच है और मैंने इसके कई वीडियो देखे। मैं बहुत हर्षित हूँ और कुछ दबाव और कुछ सनसनाया हुआ भी हूँ। पता नहीं कैसी गंभीर सवाल आपकी तरफ से आए, इसको लेकर थोड़ा बेचैन भी हूँ, लेकिन हर्षित भी हूँ, हुलसाया हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो सर आपसे गुजारिश है कि अपनी पसंद की कुछ कविताएं हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाइए, और फिर मेरी ये भी गुजारिश है कि हम आपसे जानना चाहेंगे, उस कविता पर कुछ सवाल होंगे ताकि हमारे दर्शकों को उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अहो भाग्य मेरा, पूरी कविताएं याद नहीं रहती हैं, यह मेरी विडंबना है। इसलिए आप भी और मैं पाठकों से भी, श्रोताओं से भी अनुरोध करूंगा कि इसको मुआफ़ी करें। मैं ज़रा देख के पढ़ूंगा क्योंकि यादाश्त में वो कविता। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कविता का शीर्षक है तुम्हारे लिए लिखी कविता में। तुम्हारे लिए लिखी कविता में। बोल मेरी बेटी बोल, तुम्हारे लिए लिखी कविता में क्या क्या हो। तुम्हारे लिए लिखी कविता में क्या क्या हो। फुदकू मेंढक और चमकू बंदरिया की बात तो हो। फुदकू मेंढक और चमकू बंदरिया की बात तो हो, पर शरीर मचोड़ू करतब दिखलाती बच्चियों से छीन लिए गए स्कूलों की तस्दीक हो कि न हो। पर शरीर मचोड़ू करतब दिखलाती बच्चियों से छीन लिए गए स्कूलों की तस्दीक हो कि न हो। तुम्हारे लिए लिखी कविता में पिज्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम का स्वाद तो हो, पर भूख को आदत और खाने को एक दुर्घटना बन जाने की कथा हो कि न हो। तुम्हारे लिए लिखी कविता में पिज़्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम का स्वाद तो हो, पर भूख को आदत और खाने को एक दुर्घटना बन जाने की कथा हो कि न हो। तुम्हारे लिए लिखी कविता में सोन परियों की अटखेलियाँ तो ज़रूर हो, पर जिन आँखों की तरफ सपनों ने कभी रुख किया ही न हो। पर जिन आँखों की तरफ
सपनों ने कभी रुख किया ही न हो, उन आँखों की कुछ बात हो कि न हो। बोल मेरी बेटी, तुम्हारे लिए लिखी कविता में मॉम, डैड, नानी, दादी, मामा, चाचा और भी बहुतों की पुच्चियों बलाइयों का लेखा जोखा तो हो। पुच्चियों बलाइयों का लेखा जोखा तो हो, पर तुम्हारे आने से पहले से लेकर तुम्हारे जाने तक, पर तुम्हारे आने से पहले से लेकर तुम्हारे जाने तक, तुम्हारे स्वागत में माइंस बम बिछाने वाले, तुम्हारे स्वागत में माइंस बम बिछाने वाले अपने पराए हाथों की, माइंस बम बिछाने वाले अपने पराए हाथों की शिनाख्त और दरियाफ्त हो कि न हो। शिनाख्त और फिर उसकी दरियाफ्त हो कि न हो। बोल मेरी बेटी बोल। क्या बात है। तुम्हारे लिए लिखी कविता में एक शानदार कविता, धन्यवाद। अपनी बेटी के साथ संवाद है। मैं इस कविता को जब पढ़ रहा था और अभी आपके मुंह से सुन रहा था, आपसे सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जो रोमांटिक लव का ख्याल है, सब बातें अच्छी अच्छी होनी चाहिए, ये क्या किरकिरी बीच में लेकर के आ गए हो। इस किरकिरी की ज़रूरत क्यों? बेटी के साथ संवाद में भी, उसके बचपन में भी ये किरकिरी क्यों? बहुत उम्दा सवाल है और मुश्किल भी, क्योंकि जो वर्चस्व प्राप्त प्यार की जो अवधारणा है वह इससे टकराती है। जो ये कविता है वो उसको समस्याग्रस्त करती, और इसकी बुनियाद में वो अवधारणात्मक सोच है जो यह मानता है कि सच्ची मोहब्बत निभाने का जिम्मेवारी क्या है, और वो ये है कि किसी को भ्रम में रखना, किसी को केवल और केवल सुंदर दुनिया दिखाना, या वह चेहरा भी दिखाना मोहब्बत का ही हिस्सा है जो कुरूप है, जो दमनकारी है, जो हिंसक है, वह मोहब्बत का ही हिस्सा है या नहीं। इस अवधारणा पर टिकी हुई है। मैं दूसरी अवधारणा पर मानता हूँ कि सच्ची मोहब्बत कुरूपता और सुंदरता दोनों के साथ साथ चलती है। वो एक कोणीय, एक आयामी, एक रेखीय नहीं होती, बल्कि बहुशाखीय होती है, जिसमें कहीं कुरूपता है और कहीं सुंदरता भी है। इसलिए मेरे ख्याल में तो सच्ची मोहब्बत की मैं यही इसी तरह की परवाह कर रहा हूँ, इसी मोहब्बत की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने एक बिंब का इसमें, अगर मैं उसको बिंब कह सकूं, उपयोग किया है कि तुम्हारे स्वागत में माइंस बम बिछाने वाले अपने पराए हाथों की शिनाख्त और उसकी दरियाफ्त हो कि न हो। अब आप जब दुनिया को समझने की बात कर रहे हैं और वो जो रोमांटिक लव का ख्याल है उसके बरक्स से एक ऐसे लव को रख रहे हैं जो सच्चा हो, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल करीब के लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनसे टकराने की बात भी है। तो एक कोमल मन पर उसके साथ संवाद करते हुए, क्या ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं है जिसकी तरफ हम उस बच्चे को लेके जा रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत नाजुक जिम्मेवारी और गंभीर है भी, और उसके साथ बहुत नाजुक भी है, बहुत मुलायम भी है, क्योंकि उसकी अवस्था कुछ और है, और आपको यह भी पूरी तरह नहीं बताना है कि वह सदैव और सर्वदा खलनायक ही है और रहेगा। ये फ्रोजन अवधारणा भी नहीं है एक्चुअली। हो सकता है कि उसके बहुत करीब के लोग, और ऐसा होता भी है, गर्भावस्था के समय में यह चिंतित हो कि पहला बच्चा लड़का ही हो, और लड़की जान जाने के बाद वो उसको हटाने का परामर्श देते हो, गर्भपात गिराने का, और उनको पूरा कमिटमेंट हो पूरे दिलो शोर से कि इसका गर्भपात हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्ची है। एक बच्चा होने के बाद, एक लड़का होने के बाद फिर भी बच्ची स्वीकार्य है, लेकिन अब ये बात उस लड़की को मालूम हो कि नहीं मालूम, यह एक मुश्किल है। दूसरी बात है कि अब मुझे यह भी नहीं कहना है कि इसके बाद जो भी उसके नज़दीकी लोग हैं
वह सदा और सर्वदा उसको हमेशा अवांछित ही देखेंगे, यहाँ भी नहीं ले जाना। ये चुनौती है बड़ी, ये चुनौती है, क्योंकि उसके संसार में आने के बाद उससे खेलते कूदते, थोड़ी मोहब्बत, थोड़ा उदारता, थोड़ी अपनापन, थोड़ा स्वीकारपना, थोड़ी मोहब्बत भी, और हो सकता है बहुत केयर भी, हो सकता है कि उनमें, उनके प्रेम में उनकी क्रूरता को यह रूपांतरित कर भी दिया, उनके अंदर की हिंसा का रूपांतरण हो गया हो उसकी मोहब्बत में। तो मुझे ये बहुआयामी चेहरा दिखाना है, और इसके साथ यह ख्याल भी रखना है कि बच्चे के दिमाग में कोई जिसके बारे में बात हो रही है कि वो उसके आने से पहले उसको ब्रह्मास्त्र की तरह गर्भस्थ, जैसे कि ब्रह्मशिर अस्त्र से अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पत्नी के गोद में पल रहे बच्चे को मार दिया था, वैसे ही ब्रह्मास्त्र का आविष्कार जो उन्होंने किया, और उन्होंने सलाह दी इसके संदर्भ में कि आप इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कीजिए और हटा दीजिए, वो आज केवल वो नहीं है, अब वो बदल भी चुके हैं। तो मुझे इस जटिलता के साथ उसके साथ रहना है, इसलिए बहुत नाजुक काम है और बहुत ही गंभीर और जिम्मेवारी का काम है, और ये सतत निरीक्षण का काम है, क्योंकि एक हरी दुनिया भी परोसना उसके लिए ठीक नहीं है। और फ्रोजन जमी हुई अवधारणा किसी भी चीज़ की कि आदमी वही है और हमेशा वही रहेगा, यह भी नहीं है। तो ये चेहरा देना एक चुनौती का काम है। मुझे मालूम नहीं कि कविता अकेले वो काम कर पाएगी या नहीं, लेकिन उस जटिलता से जूझना मेरे कविता के संवेदना का विषय वस्तु है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। इतनी अच्छी कविता के बाद हम आपसे आपकी अगली कविता सुनना चाहेंगे। आपके आग्रह को मैं ठुकरा नहीं सकता, आपने इतने प्यार से बुलाया है। मैं अपनी पसंद से कोई एक कविता पढ़ूं तो चलेगा? जी 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 जी, तो मैं पढ़ता हूँ एक कविता। जी। कविता का शीर्षक है पराभव। किसने दी मुझे शिकस्त, किसने दी मुझे शिकस्त, मैं किससे हारी। किसने दी मुझे शिकस्त, मैं किससे हारी। मैं हारी पवित्र आग से, मैं हारी पवित्र आग से, 2 मीटर कपड़े के टुकड़े से, 2 मीटर कपड़े के टुकड़े से मैं कैसे पराजित हुई, मैं कैसे पराजित हुई। मैं ध्वस्त हुई पवित्र पाक किताबों से, मैं ध्वस्त हुई पवित्र पाक किताबों से, अपौरुषेय और इल्हामी चीज़ों से। मैं ध्वस्त हुई पवित्र आग से, अपौरुषेय और इल्हामी चीज़ों से। मेरा पराभव किससे हुआ, मेरा पराभव किससे हुआ, मैं कैसे चित्त हुई। मेरा पराभव किससे हुआ, मैं किससे चित्त हुई। मैं हारी घर की सुरक्षा से, मैं हारी घर की सुरक्षा से, दूसरों की बनाई और अपनी पाली मुलायमियत से। मैं हारी घर की सुरक्षा से, दूसरों की बनाई और अपनी पाली मुलायमियत से। उद्धरणों ने और सुक्तियों ने, उद्धरणों ने और सुक्तियों ने मुझे पछाड़ा। उद्धरणों ने और सुक्तियों ने मुझे पछाड़ा। कला क्षेत्र में महान, कला क्षेत्र में महान कही जाने वाली कृतियों ने, कला क्षेत्र में महान कही जाने वाली कृतियों ने मुझे पराजित किया। कला क्षेत्र में कही जाने वाली महान कृतियों ने मुझे पराजित किया। कविताएं और कहानियाँ, कविताएं और कहानियाँ मेरे खिलाफ थीं, कविताएं और कहानियाँ मेरे खिलाफ थीं। भूगोल, इतिहास और सामाजिक विज्ञान भी, भूगोल, इतिहास और सामाजिक विज्ञान भी मेरे पक्ष में खड़ी नहीं हुई। भूगोल, इतिहास और समाज विज्ञान भी मेरे पक्ष में खड़ी नहीं हुई। बहुत उम्मीद थी मुझे, बहुत उम्मीद थी मुझे विज्ञान और गणित से, बहुत उम्मीद थी मुझे विज्ञान और गणित से। पर उस तरफ से भी
निराशा ही हाथ लगी, पर उस तरफ से भी निराशा ही हाथ लगी। मनुष्य क्या जीव मात्र होने के लिए जरूरी होता है भूख की आग और पानी की प्यास। मनुष्य क्या जीव मात्र होने के लिए जरूरी होता है भूख की आग और पानी की प्यास। इन दोनों का मुख भी पूरी तरह से मेरे विरुद्ध मोड़ दिया गया। और तो और मेरे अंग जो मेरे वजूद के मायने थे, उन्हें भी मेरे बरखिलाफ कर दिया गया। और अंत में जो रही सही मैं तुम्हारी रची मोहब्बत सुहब्बत में उजरा पुजरा कर गिर पड़ी। शुक्रिया। वाह, क्या शानदार कविता है। शुक्रिया। अनेक बिंब हैं, अनेक दृश्य हैं, लेकिन इस कविता को सुनते हुए, पढ़ते हुए अनेक सवाल मेरे जहन में उभर रहे हैं जी। यहाँ पर समय कम है, लेकिन सिर्फ इशारे के लिए, ताकि जो कविता समझना चाहते हैं उनको भी कुछ दृष्टि इससे मिल सके, इस उम्मीद के साथ जी। एक दो जिज्ञासाएं हैं। आपने इस कविता में ऐसा लग रहा है कि जो स्त्रियां हैं उनसे बहुत बड़ी उम्मीद की है, आपकी अपेक्षा बहुत बड़ी लग रही है। अपेक्षा इस सेंस में बड़ी लग रही है कि वो स्त्रियां इस बात को पहचान रही हैं कि उनकी आज़ादी के रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाधा बन रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो हमारे आसपास स्त्रियां हैं वे उन बाधाओं को सचमुच में इतनी सफाई के साथ चिन्हित कर पा रही हैं जितनी सफाई के साथ आपने उन्हें इस कविता में चिन्हित करते हुए दिखाया है? मुश्किल सवाल पूछा आपने, काफ़ी मुश्किल है। इसका उत्तर भी दो बहुआयामी है। निश्चित रूप से आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अध्ययन बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी जो भी व्यवस्था है, जो व्यवस्था शिक्षा दीक्षा की बनी है, जो सामाजिक शिक्षण शास्त्र है, उससे अभी बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनकी चेतना सामूहिक रूप से, हाँ हो सकता है इक्के दिक्के और कुछ संख्या में ऐसे लोग हों, पर अमूमन ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इतने बारीक सवालों को बड़े सहजता के साथ समझते हों या जानते हों या उठाते हों या जूझते हों। लेकिन कविता की एक दूसरी जिम्मेवारी भी है। वो जहाँ तक मेरा मानना है वह यथास्थितिवादी नहीं होती। उसका काम संवेदनाओं का, चेतनाओं का प्रशिक्षण भी है और वह दिखाना भी है जो नहीं है। आखिर कविता जो नहीं है, कविता का एक मायने तो है कि जो आप नहीं हैं वो होना चाहते हैं, वो कविता है। जो आपके पास जैसी दुनिया है वैसी दुनिया से बेहतर दुनिया का संघर्ष करना चाहते हैं, वो भी कविता है। तो चाहे ये स्थितियां न हो, लेकिन ये कविता इस माध्यम से, महिलाओं के इस माध्यम से, इसमें सीधे अभिजात के तौर पर नहीं लिया जा सकता कि सीधे सीधे महिलाएं ही पूछ रही हैं और कह रही हैं और उनको शिनाख्त हो गई है इन सारी चीज़ों का, पवित्र आग का, पवित्र ग्रंथों का, पानी और प्यास के आग को उनकी तरफ मोड़ने का। लेकिन ये एक विधा का इस्तेमाल करती है उनसे संवाद करने के लिए। और जब ये वो कविता पढ़ेंगी तो ये उम्मीद की जाती है कि वो भी और पुरुष समाज भी इन सब चीज़ों को पहचाने कि ये वो जगहें हैं जिनसे इनके जो अदम्य उत्साह और ताकत है, इसको जगह जगह पर तोड़ा जाता है, जगह जगह पर दरकाया जाता है। तो कविता वो जगह दिखाती भी है, चाहे यह यथार्थ स्थिति न हो।
चेतना का उत्थान वहाँ तक न हो, उतना सशक्तिकरण नहीं हो, ये तो माना ही जा सकता है, विभिन्न आंकड़े बताते हैं। पर कविता एक तरह से संवाद भी करती है उन पड़ावों को, उन हथियारों को, उन औजारों को पहचानने का जो उनके बरखिलाफ कर दी गई हैं। और वो बहुत सूक्ष्म और कई बार वो पवित्र किस्म की चीज़ें भी हैं। कई बार उनकी मान्यता नहीं है कि वो उनके खिलाफ है, बल्कि वो कल्याणकारी रूप में पेश की जाती हैं कि ये मानव के लिए कल्याणकारी हैं, पर वो है नहीं वास्तव। तो एक तरह से संवाद भी है जिसमें उनको इंगेज करना है इन सब इशू से। कविता की अपेक्षा और आकांक्षा यह भी है, इसलिए इस विधा का और इस रूप रंग का लिखने में इस्तेमाल करने का मैंने सोचा। मुझे मालूम नहीं कहाँ तक ये बात सफल होगी या नहीं, लेकिन यह एक तरह का विधागत प्रयोग इस रूप में है कि यह संवाद कर सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर आपकी तीसरी कविता। ठीक है, आपके आग्रह पर मैं तीसरी कविता सुना रहा हूँ। ऐसे जिज्ञासु बहुत कम मिलते हैं, कविता के नाम पर तो लोग जल्दी भागते हैं। चुटकुला भी होता है कि भाई कभी आ रहा है भागो, लेकिन आपने ये रुचि बनाई हुई है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं शौक़ से तीसरी कविता सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। कविता का शीर्षक है होना। मर्दवादी बोल में मैं एक अपशब्द हूँ बांझ। मर्दवादी बोल में मैं एक अपशब्द हूँ बांझ। लकड़हारे की नज़र में क्षुधा तृप्त से निकली डकार। लकड़हारे की नज़र में क्षुधा तृप्त से निकली डकार। बसंत की नज़र में विफलता। चूल्हे पर कठुआते पतीले के लिए बेमियादी इंतज़ार का इंतज़ाम हूँ। चूल्हे पर कठुआते पतीले के लिए बेमियादी इंतज़ार का इंतज़ाम हूँ। मैं महज एक जलावन हूँ। अय्याश ठंड के लिए बोन फायर हूँ। मिट्टी और पानी की तरफ से पखेरू और हरियाली की तरफ से आश्रय और आसरा की तरफ से एक सवाल हूँ। मैं एक ठूंठ हूँ। मिट्टी और पानी की तरफ से, पखेरू और हरियाली की तरफ से, आश्रय और आसरा की तरफ से एक सवाल हूँ। मैं एक ठूंठ हूँ। होना, क्या बढ़िया कविता थी, आनंद आ गया। धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। लेकिन सर मैं जो हमारे दर्शक हैं उनकी मदद के लिए जी, इसमें जिस तरह के बिंबों का आपने उपयोग किया है, मैं चाहता हूं कि आप एकाध बिंब उनके लिए थोड़ा सा उसको तरल कर दें। जैसे कि इस कविता में आपने जो है एक जगह इस्तेमाल किया है बिंब अय्याश ठंड, जी, बोन फायर जी, हैं। अय्याश ठंड के लिए बोन फायर हूँ जी। ये बिंब कैसा है, मतलब बोन फायर का बिंब यहाँ इस्तेमाल किया गया है? असल में ये संदर्भ है कि एक ही लकड़ी और उसको जलाने का काम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संदर्भ रखता है, अलग अलग मायने रखता है। जैसे कविता में पहले कहता है कि भाई वो जो ठंडा पड़ा हुआ बर्तन है जिस पे अन्न है और उसको भूख मिटानी है, उसके लिए वो लकड़ी का जलावन वो अलग तरह का ताप है। लेकिन जो खाए पिए अघाए लोग हैं और जो जिस तरह का टूरिज्म विकसित हो रहा है पहाड़ों में, मैदानों में, और जिस तरह से बेपरवाह अपने आसपास की चीज़ों से बेपरवाह वहाँ
चाहे विनाश हो जाए, लूट की संस्कृति, एक तरह से वहाँ के संसाधन, वहाँ की चीज़ों के साथ लूट हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको 2 दिन का समय मिला है, 2 दिन का पैकेज मिला हुआ है, एकदम अय्याशी करनी है और एकदम किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी है। ये बॉन फायर क्या है? आपको उसकी तापने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पर्याप्त कपड़े हैं। आपको आग से तापकर अपने ठिठुरे हुए हाथ पांव को सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आग की उस तरह की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये आग किस लिए, ये किस लिए जला रहे हैं आप? क्योंकि आपके अंदर एक छवि है, एक ऐसी उपभोक्तावादी संस्कृति से, चाहे वो सिनेमा से आया हो, पिक्चर से आया हो, कहीं और जगह से आया हो, कहानियों से आया हो, इस तरह का, लेकिन एक अभिजातीय किस्म की अवधारणा है आनंद लेने की, और वो बोनफायर है, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। और आप वहाँ पर बोनफायर लगाकर ये दिखाना भी चाहते हैं, चूँकि वीडियोग्राफी भी बनाना चाहते हैं, और आप सोचे समझे बगैर, आपकी योजना में बोनफायर है या नहीं है ये सवाल नहीं है, लेकिन वो फिक्स प्रारूप है कि अगर मैं गया कहीं तो रात होगी तो बोनफायर होगा, वहाँ पर बियर की बोतलें होंगी और डांस होगा। इसके बगैर कहीं जाना या टूर पे जाना का क्या मतलब हुआ? ये जो बना बनाया फर्मा है यह उसके खिलाफ जाता है और यह दिखाता है कि लकड़ी और यह जो जलावन या जो ठूठ है वह अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से ढल जाती है। ये बिंब उसके लिए इस्तेमाल किया था, इस संस्कृति पर चोट और तंज करने के लिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्यों? और समय की कमी है हमारे पास, तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आपकी अंतिम कविता। आपने तो बहुत रोमानी कर दिया, उस दौर की याद दिला दी जब कवि को उठने नहीं देते थे लोग। ऐसे कई मुशायरे भी आपके बचपन में याद रहा होगा कि रात रात भर चलती थी, 10 बजे शुरू होती थी और 4 बजे तक, 3 बजे तक चलती थी, और दर्शक एक पर एक। और कई बार कवि कहता था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उनके आग्रह के सामने वो अपने आप को रोक भी नहीं पाता था। मुझे उस दौर की याद आ गई जब 3 कविताओं के बाद चौथी कविता जब आपने पढ़ने के लिए कहा तो उस दौर की याद आ गई। आपके बात पर मैं उत्साहित होकर अपनी चौथी कविता पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। कविता का शीर्षक है सवालों की बरकत। सवालों की बरकत। पापा, अगर नीला रंग लड़कों का है, पापा अगर नीला रंग लड़कों का है, तब कल को तो लड़के नील गगन नीले समुद्र पर, तब कल को तो लड़के नील गगन और नीले समुद्र पर अपना दावा ठोक सकते हैं ना पापा। ममेरी चचेरी मौसेरी और अपना मिलाकर, पापा ममेरी चचेरी मौसेरी और अपना मिलाकर कुल 11 भाई बहनों में 9 भाइयों पर केवल 3 बहनें क्यों हैं? ममेरी चचेरी मौसेरी और अपना मिलाकर कुल 11 भाई बहनों में 9 भाइयों पर केवल 3 बहनें ही क्यों हैं? इस दुनिया में पांव न धरने का यह फैसला, इस दुनिया में पांव न धरने का यह फैसला अजन्मे बच्चियों का सामूहिक फैसला है क्या? इस दुनिया में पांव न धरने का यह फैसला अजन्मे बच्चियों का सामूहिक फैसला है क्या? पापा दीवार छड़प कर, पापा दीवार छड़प कर जो लड़कियां उस पार का संसार भी देख आती हैं, पापा दीवार छड़प कर जो लड़कियां उस पार का संसार भी देख आती हैं, लड़कियां लड़कियां न रहकर, लड़कियां लड़कियां न रहकर टॉम बॉय बन जाती हैं, टॉम बॉय बन जाती हैं। तब तो पापा दीवार छड़प कर उस पार आवाजाही करने वाले लड़कों के लिए भी तो, तब तो पापा दीवार छड़प कर उस पार
आवाजाही करने वाले लड़कों के लिए भी तो कोई नया नामकरण संस्कार करना ही होगा ना। कोई नया नामकरण संस्कार तो करना ही होगा ना। पापा, अगर आंसू लड़कों की आंखों के लिए नहीं होते तब तो सारे के सारे आंसू, पापा अगर आंसू लड़कों की आंखों के लिए नहीं होते तब तो सारे के सारे आंसू लड़कियों को ही रोने होंगे ना। सारे के सारे आंसू लड़कियों को ही रोने होंगे ना। पापा, जिस उम्र में घर के एल्बम में, पापा जिस उम्र में घर के एल्बम में लड़के नंगे पुंगे खूब मज़े से देखे और दिखाए जाते हैं, जिस उम्र में घर के एल्बम में लड़के नंगे पुंगे खूब मज़े से देखे और दिखाए जाते हैं, उम्र के उसी पड़ाव पर लड़कियां, उम्र के उसी पड़ाव पर लड़कियां ढकी टोपी क्यों दिखाई देती हैं? ढकी टोपी क्यों दिखाई देती हैं? इस तरह सवालों से बड़ी हो रही है बेटी। इस तरह सवालों से बड़ी हो रही है बेटी। इस तरह सवालों को बड़ा करती, इस तरह सवालों को बड़ा करती बड़ी हो रही है बेटी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता है, सवालों की बरकत। धन्यवाद। इस कविता में ऐसा लग रहा है कि जो जेंडर को लेकर के स्टीरियोटाइप्स हैं, सेक्स को लेकर स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको एड्रेस किया गया है और ये एक किस्म से बेटी के हवाले से किया गया है। तो इसलिए ये बहुत जो अलग अलग उम्र के लोग हैं, जिसमें छोटी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं, उन सब को ये अपनी जद में लेने की ताकत ये कविता रखती है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इसमें कई तरह के जो सवाल हैं, जिसमें एक जो सवाल है बेटी का, वो मुझे बड़ा ही उसने जो है मेरे भीतर एक किस्म का भय भी पैदा किया और एक इच्छा भी पैदा की कि मैं ये समझना चाहूँ कि ये जो अपने अनुभवों से एक बड़े लंबे वितान तक पहुँचने की यात्रा है एक कवि, वो कैसे कर पाता है। और आपने उसे बच्ची के हवाले से उस बात को कहलाया है और ये शिनाख्त की है इस बात की कि जो हमें दिखाई दे रहा है कि शायद वो सहज हो, नेचुरल हो, वो ऐसा है नहीं। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जैसे वो कह रही हैं कि ममेरी चचेरी मौसेरी और अपना मिलाकर कुल 11 भाई बहनों में 9 भाइयों पर केवल 3 बहनें ही क्यों हैं। इस दुनिया में पाँव न धरने का फैसला अजन्मे बच्चियों का सामूहिक फैसला है क्या। तो क्या हमको ऐसा लगता है, यानी कि हमको मतलब इस दुनिया को ऐसा लगता है कि कितने लड़के हो रहे हैं, कितनी लड़कियां हो रही हैं, ये तो कुदरत की देन है। ये सवाल बता रहा है कि ये कुदरत की देन नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और वजहें भी हैं। आपके जहन में क्या चल रहा था जब आप इस तरह के सवालों से रूबरू हो रहे थे? मुझे खुशी है कि आपने इस कविता के मर्म को उभारा और दूसरी खुशी है कि कविता पहुंच गई आप तक और आपने उस मर्म को उभारा। वस्तुतः क्या है कि ये एक सच्चाई के तौर पर है कि मेरे यहाँ जो बाल बच्चे हैं उसमें ये अनुपात है और ये अनुपात लोगों को सहज दिखाई देता है। जैसा कि आपने भी कहा कि बच्चे तो ईश्वर की देन है और ये बात वो बहुत चालाकी से, बड़ी क्रूर चालाकी से छुपा जाते हैं कि उन्होंने जेंडर को सेलेक्ट किया है, इसलिए अनुपात है। ईश्वर कोई ऐसा विधान नहीं बनाना है, प्रकृति भी ऐसा कोई विधान बनाता नहीं है, ये एक चालाकी है। तो मैंने ये देखा चालाकी से उपजा हुआ एक एकांतपना है। 11 भाई बहनों में 3 बहनें मिसफिट हो जाती थी। जब भी वो कहीं बैठ रही हैं
तो वो उनका अनुपात इतना मसफिट हो जा रहा है, क्योंकि बच्चों की निर्मितियाँ भी, खेलने की निर्मितियाँ भी जेंडर स्टीरियोटाइप से भिन्न नहीं हैं। तो वो खेल खेल रहे हैं जिनसे ये सहज नहीं हैं, और इनको सहज बनाया भी नहीं गया है वैसे खेलों से। वह संभव है उनमें से कई खेल ऐसे हों जो बच्चों को भी खेलना चाहिए या खेल सकते हैं, पर सहज बनाया नहीं गया। इसमें मुझे निपट उनका एकांतपना दिखाई देता है, और वहाँ वो कॉर्नर्ड होती दिखाई देती हैं, और उन भाई बहनों में भी इस बात की परवाह नहीं है कि कौन हमारे इस तरह के खेलों के स्वरूप से और हमारे गतिविधि से कौन कॉर्नर्ड हो रहा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के खेल कूद और जिस तरह के देह भंगिमाओं का कर रहे हैं, और जिस तरह से एक दूसरे पर उछल कूद मचा रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़ उतर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये उछल कूद लड़कियों को के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो स्वभावतः जिस तरह की निर्मित हुई है, वो स्वभावतः अपने आप अलग हो जा रही हैं। सोशलाइज निर्मित। हाँ, इस तरह से वो सामाजिककृत निर्मित है जो जिस तरह के स्टीरियोटाइप में, उसमें वो एकांत तो अपने ही घर में, अपने ही मिश्रित परिवार में, संयुक्त परिवार में या किसी फंक्शन में जब वो मिलते हैं, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर वो कोना पकड़ लेती हैं, और मुख्य जगह जो घर का मुख्य जगह है, जो मुख्य फैलाव है, उस पर कब्जा लड़कों का हो जाता है, और ये अनकहा होता है। इस दर्द ने, इस बिंब ने मुझे इस कविता में फिर और जगहों पर जिससे निर्मित होती है लड़का और सो कॉल्ड लड़की का, लड़की पने का, बेसिकली जिसको केवल लड़के पने का, उनको तलाशने की ओर बढ़ाया, और माना कि कविता में यह समाज शास्त्र का ही विषय क्यों हो सकता है, केवल ये शिक्षा शास्त्र का भी क्यों केवल हो सकता है। मैं चूँकि शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि ये कविता का विषय वस्तु भी होना चाहिए, और कविता के ज़रिए ये उभर कर आना चाहिए। इसलिए इन बिंबों का इस्तेमाल इस रूप में किया गया है। मुझे लगता है कुछ हद तक मैं आपके सवाल का उत्तर दे पाया होऊंगा। जरूर सर, जरूर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया। प्रोफेसर राघवेंद्र प्रपन्न, आपकी कविताएं सुनकर बहुत ही मज़ा आया। शुक्रिया। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी कविता पढ़ना चाहता हूं। जब मैं आपकी कविताएं पढ़ रहा था, अभी हमने स्त्री विमर्श पर जो कविताएं हैं आपकी वो सुनी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि जो सर हैं उन्होंने केवल स्त्री विमर्श पर नहीं, लेकिन विभिन्न विषयों पर, अलग अलग विषयों पर कविताएं लिखी हैं, और उनकी इजाज़त से मैं उनकी एक कविता का पाठ अपने दर्शकों के लिए करना चाहता हूं। थैंक यू डॉक्टर वीरेंद्र। रचना लेखक से बाहर निकलकर पाठकों की हो जाती है, उनके लिए समर्पित हो जाती है। आपका उतना ही हक है इस कविता पर जितना कि लेखक का हो सकता है, बल्कि पाठक का ज़्यादा ही है। तो आप बाशौक़ पढ़िए इसको, मुझे अच्छा ही लगेगा। शुक्रिया। तो प्रोफेसर राघवेंद्र प्रपन्न की ये कविता है, इस बार भी आओगी ना नाजिमा। हर बरस की तरह अब्बा अम्मी से जिदिया कर, नाट कर रावण मेघनाथ कुंभकर्ण दहन का लुफ्त उठाने, तुम्हें याद है ना, उचक कर थोड़ा और ऊंचा होने के लिए किस कदर तुम धांग दिया करती थी मेरी नाक, कान, कपाल, गर्दन। इस बार भी आओगी ना नाजिमा, मेरे भाल पर लगा तिलक तुम्हें कहीं दहशत में तो नहीं डालेगा ना। वैसे तो यह रक्त चंदन और कुमकुम का है, वैसे तो यह रक्त चंदन और कुमकुम का है, पर हो सकता है कि इसमें तुम्हें अखलाक की खोपड़ी से चुआए गए रक्त की अटूट धारा दिखे। तुम सही हो, तुम सही हो, तुम्हारे अम्मी अब्बा भी गलत नहीं हैं, पर मेरा कंधा, नाक, कान और माथे का तिलक इस बार बथेगा बहुत, टटाएगा बहुत। इस बार रावण भी शायद पूरे ताव से नहीं जलेगा, रावण भी शायद पूरे ताव से नहीं जलेगा। उसे भी तुम्हारे चेहरे के कौतूहल में जलने में मज़ा आता है। राम के तीर में भी आवेग शायद कम होगा, तुम्हारी आँखों की चमक से हुलस्ता जो है वह। इस बार भी आओगी ना नाजिमा।
तो सर मैं ये समझना चाह रहा था कि आखिर इस तरह की कविता लिखने की जो इच्छा है आप में कहाँ से जागी? देखिए, हमारी साझी ज़िंदगी रही है, सेग्रेटेड नहीं रही है। मतलब अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय जाति के लोग के यहाँ मिलना जुलना और उनका हमारे यहाँ आना जाना और हमारा उनके यहाँ आना जाना, उनके बच्चों का आना और मेरा उनके यहाँ जाना और प्यार से एक दूसरे के गार्जियन को अंकल कहना, अपने अपने तरीके से संबोधन करना, ये एक सामान्य बात रही। लेकिन मैंने महसूस किया कि इधर के सालों में जैसे अखलाक के घटना के बाद मैंने तुरंत देखा कि मैं अपनी ही यहाँ आने वाली एक प्यारी बच्ची जो कि मेरे साथ बहुत लंबे समय से, बहुत छोटपन से मेरे साथ खेलती आई है, मैं उसको कंधे पर उठाकर इधर उधर घुमाता था, उसकी नज़र में मुझे ऐसा लगा कि मैं कमतर अंकल हो गया हूँ, थोड़ा कद मेरा छोटा हो गया। उसकी आंखों में वो बेधड़कपन नहीं था, वो बेझिझकपन नहीं था कि दौड़कर आकर मेरे गले से लिपट जाए। उसी आवेग और जोश के साथ मुझे लगा कि यह कोई जीवाणु तो है नहीं, कोई वायरस तो है नहीं जो उसके यहाँ अपने आप अंदर आ गया होगा, यह फिजा से आया होगा, ये घर में व्याप्त उस भय से आया होगा। वो अलगाव, वह अनजानापन जो अचानक एक दूसरे को कमतर बना देता है, उसकी लौ कम कर देता है, प्रेम की जो लौ है वो कम कर देता है। ये जो ध्रुवीकरण चल रहा है समाज में, उसका असर मुझे दिखाई दिया। और उसकी उस बच्ची के, नाजिमा बच्ची के, हालांकि मैंने थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए प्रेम की जो लौ थी वो मध्यम देखकर मैं बहुत तड़पा और तब मैंने ये रचना लिखी। वो एक प्रेरणा है जिसको आप तात्कालिक प्रेरणा कहते हैं। यानी आप मैं जो समझा हूँ कि हमारे आसपास जो चल रहा है उसका जो बड़ा हमला है वो इंसानी मोहब्बत पर है, इंसानी प्यार पर है। तो ये थे प्रोफेसर राघवेंद्र परपन और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वे ज़रूरी सवाल के प्लेटफॉर्म पर आए, हमसे बात की और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हैं उनकी कविताओं का आनंद उन्होंने लिया होगा, वे आनंद लेंगे और दूसरे जो लोग हैं उन तक भी इस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कविताएं हमारे आसपास की दुनिया के बारे में, हमारे आसपास की राजनीति के बारे में, हमारे पारस्परिक संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। एक बार फिर से प्रोफेसर राघवेंद्र परपन का मैं आभारी हूँ कि वे आए, उन्होंने समय दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र, मुझे ज़रूरी सवाल पर यह मौका देने के लिए। मैंने यह मंच कई बार देखा है और विभिन्न इश्यूज़ पर देखा है, एक ही वीडियो कई बार देखा है। इस गंभीर मंच का मैंने आनंद उठाया, इस गंभीर चर्चा का और इत्मीनान और फुर्सत में की गई चर्चा का मैंने भी लुत्फ़ उठाया और आपके सवालों से मेरी भी बरकत हुई है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक यू।